नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। इतिहास की क्लास में कल की क्लास में आप लोगों के द्वारा जो प्यार और सम्मान दिया गया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में उसी चैप्टर को अगला चैप्टर जो हमारा था उसके बारे में शुरुआत करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है कुमार गुप्ता, कुमार गुप्त प्रथम। कब कुमार गुप्त भी दो हुए हैं यहाँ पर देखिएगा। एक बात ध्यान रखना, यानी कि गुप्त वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी। गुप्त वंश का पहला शासक श्री गुप्ता हुआ, श्री गुप्ता हुआ। दूसरा शासक जो है आपका कौन हुआ, यानी कि घटोत्कच हुआ। ठीक है, घटोत्कच हुआ। और घटोत्कच के बाद में अगला शासक जो है, यानी कि जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ठीक है, तो देखिएगा वास्तविक संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और इसने महाद्रिराज के नाम से उपाधि धारण की। इसके बाद में देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हुआ और समुद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के पुत्र का नाम क्या हो जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। और इतिहास के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अब इसी के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगला जो शासक बैठने वाला था उसका नाम था कुमार गुप्ता। और कुमार गुप्ता में भी कौन सा गुप्ता, प्रथम गुप्ता था भाई साहब। कुमार गुप्ता में भी प्रथम गुप्ता और कौन सा गुप्ता, प्रथम। और जिसको किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि महेंद्रादित्य के नाम से आपको इतिहास में इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। महेंद्रादित्य के नाम से बेटा इसको जाना जाता है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कंटिन्यू लगातार हम इसी क्लास पर टॉपिक पर बात कर रहे थे। मैंने आपको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने बताया था। यूट्यूब पर काफी विद्यार्थियों ने इस क्लास को जो है काफी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसी के साथ में आज की क्लास को भी आप लोग इसी प्रकार का प्यार और सम्मान दें, उसके लिए आप लोगों का फिर दोबारा से धन्यवाद। ठीक है, देखिएगा गुप्त वंश के बारे में साथियों इतिहास की क्लास में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको श्री गुप्ता के बारे में पूरा डिटेल से मैंने लिखवाया आपको। इसके बाद में घटोत्कच के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने पढ़ाया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है यानी कि इसका पोता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके पहले इसका बेटा जो है, यानी कि किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का नाम था समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, इधर से पिताजी का नाम था मतलब दादाजी का, और पोते का नाम सेम था, बाकी प्रथम और द्वितीय लगा हुआ था। इसी के साथ में ऐसी ही घटना आगे जाकर होती है। कुमार गुप्ता प्रथम होता है जिसका नाम महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक और आता है जिसका नाम होता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद में जो है, यानी कि स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। फिर इसके बाद में स्कंदगुप्त के बाद में आता है कुमार गुप्ता द्वितीय आएगा फिर इसके बाद में। ठीक है, यानी कि यही व्यक्ति वापस आने वाला है, यानी कि इसी का पोता। ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फिर वही नाम परिवर्तन, यानी कि नाम नहीं मिलते थे इनको, तो क्या करते थे, उसी का नाम यूज कर लिया करते थे। दादाजी का नाम पोता यूज कर रहा है, फिर पोते का नाम फिर दादाजी यूज कर रहे थे ना। ऐसा था क्या, पहले पोता आया कि दादा आया, बताओ दुनिया में। पहले दादा ही आया ना, तो दादा का नाम यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद में पोता ने यूज किया चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। इसके बाद में इसने कुमार गुप्ता बना दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब कुमार गुप्ता प्रथम बना दिया, फिर इसके कुमार गुप्ता प्रथम के पोते जो थे उन्होंने द्वितीय नाम लगा लिया आगे, वही कुमार गुप्ता फिर आगे बन के जाके भाई साहब। चलो इसको समझते हैं। अब आज की क्लास में हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास में कुमार गुप्ता प्रथम के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिएगा कुमार गुप्ता प्रथम। महेंद्रादित्य के नाम से उसको जाना जाता है। तो कुमार गुप्ता प्रथम के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो आइएगा भाई, कुमार गुप्ता प्रथम टॉपिक डालिएगा कुमार गुप्ता प्रथम। और कुमार गुप्ता प्रथम को क्या कहा जाता है बेटा, महेंद्रादित्य। क्या कहा जाता है, महेंद्रादित्य। आपकी कोचिंग का नाम है महिंद्रा आईएएस एकेडमी, और यहां पर इस व्यक्ति का नाम क्या है, महेंद्रादित्य बेटा, महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य के नाम से इसको इतिहास में जाना जाता है। चलो भाई आगे चलते। कुमार गुप्ता के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा प्रतापी शासक था, आपको पता होगा। क्योंकि देखिएगा गुप्त वंश के अंदर आपने देखा होगा, एक चीज समझी हमने, श्री गुप्ता है उससे कमजोर घटोत्कच था। ठीक है, यानी कि गुप्त और घटोत्कच भी कमजोर शासक नहीं थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आता है भाई साहब। चंद्रगुप्त प्रथम आते ही विस्फोट कर देता है, यानी कि गुप्त वंश का स्वतंत्र कर देता है। गुप्त वंश के लिए कहता है कि ये वंश स्वतंत्र है और गुप्त वंश का उदय हो चुका है। वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को बना दिया गया। उसके बाद में समुद्रगुप्त आता है, यानी कि पिताजी से दुगना समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, उसको भी इतिहास में बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। समुद्रगुप्त के बाद में
फिर वापस उसी का बेटा आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब पिताजी कम थे लेकिन बेटा और ज्यादा हो गया, उधर 2 से 2 यानी कि 4 हो रहे थे, अब 4 से 4 8 हो गए, 8 गुण ज्यादा आ गए उसके अंदर। 8 गुण ज्यादा आने का मतलब था उसने अपना प्रताप जितना भी अपना शक्तिशाली अपने साम्राज्य में था उसने सारा बना लिया। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने बताया कि जहां से मुड़ फिरा यानी कि पूर्व दिशा से चला, पूर्व दिशा से दक्षिण की ओर आया और दक्षिण दिशा के अंदर कहां पर आ गया, तमिलनाडु के अंदर आ गया। तमिलनाडु से उड़ता है और फिर अफगानिस्तान में कुषाण और सुक वंश के शासक दिख जाते हैं, वहां पर युद्ध करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद में उत्तरी भारत से लौटता हुआ नेपाल पर आक्रमण कर लेता है, नेपाल के बाद में उड़ीसा वाला क्षेत्र, इन जंगली क्षेत्रों में सारे क्षेत्रों में अपना कब्जा अधिपत्य करता चला जाता है आगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के बाद में जस्ट देखो, इसी के बाद में जस्ट जो है इसका पुत्र आता है ना। अब समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि मेरे पिताजी ने जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया है उससे तो दुगनी मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि लालची है मानो तो उसने क्या किया, उसके आसपास के जो क्षेत्र थे 400 साल से लगातार शासन कर रहे थे, जिनका नाम शक कसप्पा के नाम से जाना जाता है, शक कसप्पाओं के नाम से जिनको जाना जाता था, वो गुजरात के जो क्षेत्र है, गुजरात का जो मैदानी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर अधिकार कर रखे थे 400 साल से, और उनको भगा के मारा उनको उन्होंने और अपना अधिकार कर लिया। इधर से फिर वो आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, उधर आगे पाकिस्तान की तरफ से फिर भ्रमण कर आता है, तब तक उसकी उम्र पूरी हो जाती है। और उसके बाद में देखो वहां पर उसने राजधानी बनाई थी, आपको पता होना चाहिए, वहां पर बड़े बड़े विशेषज्ञ उसके पास में रहा करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर उसका जो है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे थे अपना। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में यानी कि बहुत बड़े बड़े कवि जो है इनके पास में, बड़े बड़े विशेषज्ञ रहे, जहां से देखिएगा यानी कि हरिसेन जैसे कविता लिखने वाले कवि हुए इनके पास में। वीरा मैरी खगोल विज्ञान लिखा, जिन्होंने वर्द सिद्धांत के नाम से एक किताब लिख के गया था। वीरा रुचि आया जो कि व्याकरण लिख के चला गया, संस्कृत व्याकरण, आज भी उसी की पढ़ते हैं हम लोग। इसी के बाद में देखिएगा धन्वंतरी, चिकित्सक का बहुत बड़ा जानकार, जिसने आयुर्वेदिक यानी कि चिकित्सा शास्त्र लिख के चला गया। और इसी के बाद में देखिएगा यानी कि एक व्यक्ति का नाम था सपनक, और सपनक की बात करें तो ज्योतिष विद्या यानी कि ज्योतिष ज्ञान जो होता है, ज्योतिष शास्त्र जो है उसी की देन है जो आज ज्योतिष शास्त्र हम देखते हैं। इसी के बाद में देखिएगा अमर सिंह ने शब्दकोश रचना की, और शब्दकोश रचना के अंदर अमर कोश शब्दावली भी उन्होंने निर्मित कर दी। इसी के साथ में कालिदास इसी के दरबार में रहते थे। कालिदास ने नाटक और काव्य लिखा, जिसमें से आपको पता है कि अभिशकुंतलम मेघदूत बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ। इसी के साथ में शंकु ने वास्तुकला का बहुत बड़ा जानकार था, जिसने शिल्प शास्त्र का निर्माण किया। और शिल्प शास्त्र का मतलब होता है कलाओं, यानी कि अपनी हाथ की कलाएं होती है, लकड़ी के द्वारा कोई भी चीज निर्मित कर देना, मिट्टी के बर्तन बना देना, मिट्टी की कुछ डिजाइन बना देना, ये सारी चीजें ये शिल्प कला के अंतर्गत आती है। आज मकान की डिजाइन आप देते हैं, आज के भवनों की डिजाइन आप लोग देते हैं, ये शिल्प कला के अंदर आती है, क्योंकि हाथों के द्वारा निर्मित चीजें होती है। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, रंगना छपना, ये बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। इसके बाद में देखिएगा यानी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था बेताल भट्ट। बेताल भट्ट व्यक्ति जो था वो जादूगर था, जादूगर का बहुत बड़ा जानकार था। उसने एक चीज लिख दी, मंत्र शास्त्र। अब एग्जाम में कंफ्यूज होता है विद्यार्थी मंत्र शास्त्र को लेके, क्योंकि मंत्र शास्त्र आपने वेदों में पढ़ा होगा। अब आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं, ऑप्शन में मंत्र शास्त्र लिखा हुआ होता है। मंत्र शास्त्र किससे संबंधित है, तो नीचे अगर वेद आ गया तो निश्चित है वेदांत के ऊपर ही आपका नजर जाएगी और वेद ही आप लिख के आएंगे, क्योंकि आपका मन यही कहता है कि वेद हो सकता है। अब आपका दिमाग क्या कहेगा, आपका दिमाग अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो वो कहेगा कि भाई साहब ये वेद नहीं है, ये तो जादू था, और जादूगर था जिसने मंत्र शास्त्र लिख के गया था, और जिसका नाम था बेताल भट्ट। तो इतिहास का यानी कि अनुभव एक्सपीरियंस जो मैं बात करता हूं, ताकि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपका एक्सपीरियंस काम करता है। तो एक्सपीरियंस इसी प्रकार से हमारा काम करता है कि जिस प्रकार से बेताल भट्ट के बारे में हमें पता था कि वो जादूगर था, जादूगर से उसने मंत्र शास्त्र का निर्माण कर दिया। जबकि लोग मंत्र शास्त्र को कहां पढ़ते हैं, वेदों के अंदर पढ़ते हैं, वैदिक कालीन सभ्यताओं के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब उस बात को छोड़ते हैं और अब हम आते हैं कुमार गुप्ता प्रथम के ऊपर, यानी कि महेंद्र द्वितीय के ऊपर आते हैं। महेंद्र द्वितीय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, कुमार द्वितीय। ठीक है, कुमार गुप्ता प्रथम के बारे में लिखेंगे तो देखिएगा सबसे पहली बात करते हैं कि इसकी मुद्राओं पर इसने क्या क्या नाम अंकित करवा रखा था। भाई साहब, मुद्राओं के आधार पर इसका साक्ष्य मिलता है बेटा। तो मुद्राओं के अंदर देखिएगा इसने श्री महेंद्र और महेंद्र द्वितीय के नाम से, एक था श्री महेंद्र के नाम से, और एक था महेंद्र द्वितीय के नाम से, और श्री महेंद्र के नाम से इसने अपनी मुद्राओं पर अपना अंकन करवा रखा था, नाम लिखवा रखा था, यानी कि उपाधियों का अंकन किया गया था। क्या किया गया था, उपाधियां लिखवा रखी थी। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि कुमार गुप्ता प्रथम ने अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधियों की धारणा की थी, या कौन सी उपाधियों का जो नाम था उसका यूज किया था, प्रयोग किया था, तो ध्यान रखना श्री महेंद्र और महेंद्र द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता था अपनी मुद्राओं के आधार पर।
इसी के बाद में देखिएगा इसने स्वर्ण सिक्कों में यानी कि गुप्त कालीन, देखिएगा गुप्त कुलमन चंद्र एवं गुप्त कालीन वेद श्री व्याम सीसा नामक के सिक्के चलाए थे इसने, जो कि स्वर्ण सिक्के थे। सोने के सिक्के इसने जो है देखिएगा सोने के सिक्के चलाए इसने, स्वर्ण सिक्के और स्वर्ण सिक्के भी देखिएगा इसने एक अलग अलग नाम से जलाया, जो कि एक सिक्का था जिसको गुप्त कालीन यानी कि गुप्त कलमल के नाम से जाना जाता था। और ये चंद्र यानी कि इसके आगे चंद्र लिखा हुआ था, यानी कि एक तो ये सिक्का था और एक दूसरा सिक्का था जिसको गुप्त कालीन यानी कि वेमसीस कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? वेमसीस के नाम से जाना जाता था। वेमसीस नाम का और गुप्त कालीन मल चंद्र के नाम से एक सिक्का चलाया इसने, दो सिक्के चलाए और दोनों स्वर्ण मुद्राएं थी, यानी कि सोने की बनी हुई मुद्राएं कहा जाता था, सोने की मुद्राएं थी ये दोनों। ठीक है, कुमार गुप्ता ने जो है अश्वयज्ञ भी करवाया था। इसका साक्ष्य मिलता है कि कुमार गुप्ता ने क्या करवाया था? अश्वमेध यानी कि अश्वयज्ञ भी करवाया था भाई साहब इसने, अश्वयज्ञ का भी इसका साक्ष्य मिलता है। इसी के बाद में देखिएगा अश्वयुग के बाद में देखिएगा आप एक चीज समझिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवा दी इसने। क्या करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई इसने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, किसने करवाई थी बेटा? स्थापना करवाई थी कुमार गुप्ता ने, यानी कि महेंद्रादित्य ने कराई थी। कुमार गुप्ता प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, याद रखना इस बात को। ठीक है, इतिहास में कई बार पढ़ते पढ़ते आप चक जाते हैं, कई बार अपन भूल कर देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि किसने करवाई थी? कुमार गुप्ता ने करवाई थी, ध्यान रखना। उसी समय में सर्वाधिक जो गुप्त काल के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो इसी के काल के प्राप्त होते हैं। गुप्त काल के सबसे ज्यादा अभिलेख, अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा गुप्त काल के अभिलेख किसके समय में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा अभिलेख आपके इसी के समय में मिलेंगे, कुमार गुप्ता के, जो लगभग कितने अभिलेख हैं? 18 या 181 के लगभग आपके इसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में देखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन आगे देखिएगा, यानी कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का सबसे ज्यादा प्रचलन किया गया था और सबसे बड़ा जो ढेर मिला था गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का, यानी कि सोने की जो मुद्राएं होती है उनका सबसे ज्यादा प्रचलन किया गया। और स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर जो आपके मिला था बेटा, वो सबसे बड़ा ढेर आपके मिला था, जो कि कहां पर मिला था? बयाना के अंदर। बयाना कहां पर है? बयाना मध्यस्कार नाम एक जगह है, बयाना मध्यस्कार के नाम से एक जगह जानी जाती है ना। तो वो राजस्थान के भरतपुर जिले में, आप इतना ध्यान रखिएगा, राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है और राजस्थान भरतपुर के अंदर बयाना राजस्थान भरतपुर के अंदर मिलता है, इसका साक्ष्य। और यहां से लगभग जो है भरतपुर, ठीक है, भरतपुर के अंदर मिलती है और लगभग यहां से जो है 623 मुद्राएं मिलती है। लगभग इतिहासकार कहते हैं कि 623 मुद्राओं का ढेर एक जगह पर मिला था। कहां पर मिला था? 623 मुद्राओं का एक ढेर मिला था राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के किस जिले के अंदर मिला था? भरतपुर जिले के अंदर मिला था बेटा। एक घड़ा मिला था जिसको आप कहते हैं ना कि माया मिल गई, वो माया मिली थी बेटा यहाँ पर 623 मुद्राओं की, जिसके ऊपर अंकित था श्री महेंद्रा और महेंद्रादित्य के नाम से 2 मुद्राएं अंकित थी। अरे देखो एक बात समझो, कभी स्मरण ना करें लेकिन ऐसी घटना घटित हो जाती है आज के समय में। जिस प्रकार से 10 रुपए के सिक्के चलते हैं, 10 रुपए के सिक्के 2 प्रकार के चलते हैं, आप भी जानते होंगे, जानते कि नहीं जानते? 2 प्रकार के। इस पर अलग अलग क्या होती है, यानी कि मूर्तियां बनी होती है किसी पर। जिस प्रकार से एक माता वैष्णो की मूर्ति भी बनती है कई सिक्कों पर अलग किसी व्यक्ति की मूर्ति बना देते हैं। तो पता नहीं ये किस प्रकार से हो गया, मिसप्रिंट हो जाती है या फिर किसी जानबूझकर ये छापे जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार के जो सिक्के होते हैं, अब मान लीजिए इसमें सन लिखा हुआ है, जैसे 2019 लिखा हुआ है, 2019 का एक सिक्का है जिस पर माता का चित्र है और एक सिक्का है जिस पर किसका चित्र है, यानी कि एक दूसरा चित्र है उसके ऊपर अंकित है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, यानी कि अगर मान लीजिए उस समय के सिक्के, इस समय के सिक्के अगर किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा है ना, अब उस व्यक्ति के पास में ज्यादा है, उसने रख लिया, अब उसके पास रखे हुए हैं, आकस्मिक घटना हो जाती है ऐसी जो प्रकृति का प्रलय हो जाता है, उसके बाद में कभी रिसर्च किया जाता है, आने वाली पीढ़ी के द्वारा रिसर्च किया गया तो उनको मिला कि देखो 2019 के अंदर इस प्रकार के 2 सिक्के चलाए जा करते थे। तो इसी प्रकार से बयाना भरतपुर से स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की जो मुद्राएं होती है वो मिलती है, 623 मुद्राएं मिलती है और उसके ऊपर अंकित था श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य के नाम से उसको जाना जाता था। यानी कि ये इस चीज का साक्ष्य मिलता है प्रथम, यानी कि कुमार गुप्ता प्रथम को इस नाम से भी जाना जाता था, इस चीज का साक्ष्य यहाँ पे मिल गया आपको। इसके बाद में देखिएगा मयूर शैली की सर्वाधिक मुद्राएं भी इसी समय मिलती है। इसकी शैली कौन सी थी? मयूर शैली। एग्जाम में पूछा जाए
कि गुप्त काल के अंदर जो मुद्राएं चला करती थी उनकी शैली कौन सी थी, तो उनकी शैली थी मयूर शैली के नाम से उनको जाना जाता था, और सबसे ज्यादा प्रचलित शैली थी मयूर शैली उस समय, जिससे सोने के सिक्के बनाए जाते थे। इसी काल में जो है यानी कि कुछ चांदी की मुद्राएं भी मिली है। जो इस चांदी की मुद्राओं की अगर बात करें तो देखिएगा सोने की मुद्रा कहां पर मिली, राजस्थान भरतपुर में मिली है। चांदी के सिक्के आपके मध्य प्रदेश के अंदर मिले हैं बेटा, कुछ थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के अंदर कुछ साक्ष्य मिला है। और अंतिम समय के अंदर कहा जाता है कि अंतिम समय में देखो, अंतिम समय के अंदर जो है पुष्पामित्र नामक जातियां यानी कि पुष्पामित्र नामक एक जाति ने आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, कुमार गुप्ता पर, पुष्पगुप्ता, ठीक है। पुष्पमित्रा के नाम से एक जाति होती है और ये जाति जो है किस पर आक्रमण कर देती है बेटा, ये पुष्पमित्रा जाति जो है ये इस पर कुमार गुप्ता प्रथम पर अटैक कर देती है। और ये एक इसका प्रतापी एक बेटा, इसका बेटा प्रतापी होता है और इस बेटे को कह देता है, और जो कि क्या होता है यानी कि उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त इससे सिमट कर आता है, इन जातियों के साथ में युद्ध हो जाता है, इन जातियों से लड़ाई हो जाती है और इनसे वो जीत कर वापस आता है। इसके बाद में देखो कुमार गुप्ता का जो पुत्र था उसका नाम था स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को जो है पुष्पामित्रा ने पराजित करने में सफल हुआ, यानी कि पुष्पामित्र जो जातियां थी उनको क्या हुआ, पराजित करने में, क्या करने में, पराजित करने में। कौन था इसका पुत्र, इसका पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। केवल कुमार गुप्ता प्रथम के बारे में इतनी ही जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी विद्यार्थी, और सभी विद्यार्थियों से दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि आप लोगों के द्वारा पिछली क्लास को जो प्यार प्रेम दिया गया है उसी के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और इस भी क्लास को उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार का प्यार प्रेम देंगे, उसके लिए आप लोगों का फिर दोबारा से आभार। एक बार रिवीजन करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कुमार गुप्ता प्रथम, जिसको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है बेटा, मुद्राएं इसने श्री महेंद्र के नाम से, महेंद्रादित्य के नाम से मुद्राएं चलाई। स्वर्ण सिक्के यानी कि गुप्त काल के मल्लचंद यानी कि विग्रसेस के नाम से इन्होंने 2 सिक्के चलाए थे। इसी प्रकार से अश्वयुग का भी इसका प्रावधान मिलता है कि अश्वयुग भी इसने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल में अभिलेख मिलते हैं, बहुत ज्यादा सर्वाधिक अभिलेख इसी के समय में मिलते हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चली, जो कि भरतपुर से यानी कि एक नगर है जिसका नाम है मडनगर, और मडनगर से जो है राजस्थान भरतपुर के अंदर है, और वहां से 623 मुद्राएं मिली थी स्वर्ण शैली की। इसी प्रकार से मयूर शैली की सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्राएं भी इसी के समय की है। और मयूर शैली के अंदर इसमें एक चांदी की सिक्के भी इसने चलाए थे, और चांदी के सिक्के का साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलता है। और इसके बाद में अंतिम समय में जो है इसके ऊपर एक पुष्पामित्र नामक जाति होती है, और उस जाति के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। आक्रमण करते हैं तब उसने अपने पुत्र को भेजता है, उसका प्रतापी यानी कि उसको अपने आप को जो है प्रबल बनाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसने अपने पुत्र को सेना के साथ में भेज दिया स्कंदगुप्त को, और उसने कहा कि इस जाति को पराजित करके आ जाओ, और उसने यही किया। पुष्पामित्र ने उस जाति को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इसी के बाद में स्कंदगुप्त शुक्रादित्य यानी कि क्या करता है, शासक बनता है। और इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इसकी काफी बड़ी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा अपने साथियों के साथ में। फिर अगली क्लास में आप लोगों से इसी जोश के साथ में आप लोगों से मिलेंगे, और अब आप लोगों से विदा चाहता हूं। फिर अगली क्लास में मिलूंगा, समय की सीमा सीमित है, ठीक है। चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।